हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म है जूडस एंड द ब्लैक मसाया, जो कि एक सच्ची कहानी पर आधारित है। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने शायद ये फिल्म देखी हो, एक पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर समझकर, पर यह फिल्म उससे कई ज़्यादा बढ़ के है। ये कहानी फ्रेड हैम्पटन के जीवन पर आधारित है। फ्रेड उस वक्त शिकागो में स्थित ब्लैक पैंथर पार्टी को लीड कर रहा था। अमेरिका में काले लोगों पर बढ़ते अत्याचारों को नज़र में रखते हुए इस पार्टी को बनाया गया था। 1967 में इस पार्टी को हुए न्यूटन ने बनाया था, पर हुए पर फॉल्स चार्जेस लगाकर उसे जेल भेज दिया गया। उसके बाद फ्रेड हैम्पटन को उस पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। फ्रेड ने उस पार्टी में काफ़ी बदलाव किए और कई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर एक बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया था, और ये क्रांति अमेरिकन सरकार को किसी आने वाले बड़े खतरे की तरह नज़र आ रही थी। इसलिए FBI और शिकागो पुलिस ने फ्रेड को एक कॉन्स्पिरेसी में फंसाकर उसकी हत्या कर दी। फ्रेड का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, कैपिटलिज्म और रेसिज्म को ख़त्म कर देना, पर ऐसा हो नहीं पाया। फ्रेड एक अकेला ऐसा एक्टिविस्ट नहीं था। इसके पहले भी कई ब्लैक लीडर्स हुए, जैसे मार्टिन लूथर किंग और माल्कम एक्स, जिसे मार दिया गया। अमेरिकन सरकार ब्लैक रिवॉल्यूशन से इस कदर डर गई थी कि उन्होंने फ्रेड हैम्पटन को रास्ते से हटाना ही सही समझा। उस वक्त फ्रेड की उम्र सिर्फ 21 साल थी, पर वो शख्स कौन था जिसने FBI के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया, जिस पे फ्रेड ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया। तो चलिए कहानी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। 1967 में एस्टैब्लिश हुई ब्लैक पैंथर पार्टी ने ब्लैक बच्चों के लिए काफ़ी फ्री प्रोग्राम्स चला कर रखे थे, जैसे फ्री मेडिकल क्लिनिक और फ्री ब्रेकफास्ट फॉर चिल्ड्रन। हुए न्यूटन, जो ब्लैक पार्टी का फाउंडर था, उसे पुलिस ने किसी झूठे जुर्म में फंसा के जेल भेज दिया था। अब ब्लैक पैंथर को लीड एक 21 साल का युवक कर रहा था, फ्रेड हैम्पटन, जिसने शिकागो में क्रांति की एक नई लहर ला दी थी। और ब्लैक पैंथर की बढ़ती हुई लोकप्रियता अमेरिकन सरकार के लिए एक नया सरदर्द बन गई, और इसका प्रेशर शिकागो पुलिस और FBI पर आ गया। सरकार ब्लैक पैंथर पार्टी को एक कैंसर मानती थी, जिसे वो किसी भी तरह से बस उजाड़ फेंक देना चाहते थे। साल 1968, शहर शिकागो। हम सड़कों पे एक शख्स को चलता हुआ देखते हैं। एक 19 साल का ब्लैक शख्स, जिसका नाम बिल है, वो एक बार के भीतर जाता है जहाँ काफ़ी काले लोग होते हैं। वो सबसे उनका कीमती सामान मांगता है और ख़ुद FBI ऑफिसर होने का दावा करता है। वो अपना फेक FBI बैच दिखाता है, जिस पे सभी को उस पे शक हो जाता है, और बिल उनसे गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी की तरफ भागता है और गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाता है। तभी उसके पीछे पुलिस लग जाती है, क्योंकि पुलिस उसे कई दिनों से तलाश कर रही थी। हम देखते हैं बिल को पुलिस स्टेशन में रखा गया है। उसे काफ़ी मारा गया था। वहाँ एक FBI ऑफिसर आता है, उसका नाम रॉय मिशेल था। वो उसे बिल का जाली बैच दिखाता है। बिल काफ़ी डर गया था कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। रॉय उससे सवाल करता है कि उसने FBI बैच ही क्यों यूज़ किया। वो चाहता तो गन और चाकू का इस्तेमाल करके भी कार चोरी कर सकता था। यहाँ बिल काफ़ी सोचने जैसी बात कहता है। वो कहता है कि गन से ज़्यादा बैच लोगों को डराता है। कोई भी काला शख्स आसानी से गन खरीद सकता है, पर बैच जिसके पास हो उसके पास पूरी आर्मी हो जैसे। वो उससे कई सवाल करता है कि जब मार्टिन लूथर किंग और माल्कम एक्स की हत्या की गई थी तो क्या उसे दुख हुआ था। रॉय उसका टेस्ट ले रहा था कि क्या उसे ब्लैक कम्युनिटी की ज़रा से भी फिक्र है, पर बिल उसका ना में जवाब देता है कि इन लीडर्स के मरने पर उसे कोई दुख नहीं हुआ। बिल झूठ कह रहा था, क्योंकि उसे दुख था, पर अब वो इस बारे में नहीं सोचता। रॉय कहता है उसे कार चोरी के लिए 18 महीने की सज़ा होगी और फेक FBI ऑफिसर का बैच रखने के लिए 5 साल की, और या तो वो इन सब से बच के अपने घर जा सकता है। रॉय उसके सामने एक शर्त रखता है, उसे ब्लैक पैंथर पार्टी से जुड़ना होगा और उसके लीडर्स फ्रेड हैम्पटन के करीब जाना होगा। इसके बदले में वो उसके सारे चार्जेस ख़त्म कर देगा। पर यह काम इतना आसान नहीं था। फिर भी बिल हाँ कर देता है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। हम देखते हैं एक हॉल में फ्रेड स्पीच दे रहा है। वहाँ हुए न्यूटन को जेल से फ्री करने के मुद्दे पे चर्चा चल रही थी। फ्रेड जब भी स्टेज पर होता उसे माइक की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी आवाज़ में वो जोश था जो उसे एक क्रांतिकारी बनाती है। फ्रेड की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थे माल्कम एक्स, मार्टिन लूथर किंग और चे गुवेवारा, जिसने क्यूबा में क्रांति लाई। वहाँ उस दिन एक और लड़की आई थी, उसका नाम देबोरा था। वो एक पोएट है। वो फ्रेड को सलाह देती है कि उसमें भी एक पोएट की छवि नज़र आती है। जिस तरह से वो अपनी स्पीच देता है, वैसे हर क्रांतिकारी एक पोएट के विचार रखता है। जैसे भगत सिंह और चे गुवेवारा दोनों ही क्रांतिकारी थे और दोनों को भी पोइट्री से काफ़ी लगाव था।
यहाँ हम देखते हैं बिल ने भी फ्रेड के लेक्चर्स को अटेंड करना शुरू कर दिया था, जहाँ फ्रेड उन्हें वॉर और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लेक्चर्स देता है। पर बिल को इसमें कोई रुचि नहीं, उसे बस किसी तरह से फ्रेड के पास पहुंचना था ताकि उसे भीतर की हर खबर मिलती रहे कि ब्लैक पैंथर पार्टी का अगला कदम क्या है। खाली वक्त में फ्रेड और उसके लोग सड़कों पर ब्लैक पैंथर्स के पेपर लोगों को बेचा करते थे, जिसमें काफ़ी जानकारियाँ होती और इससे कुछ आमदनी भी हो जाती थी, क्योंकि फ्रेड चोरी और लूट से सख्त नफरत करता था। मेहनत से जो भी मिले बस वो उनके हक का है। बिल को कुछ समझ नहीं आता कि इतने भले आदमी से FBI को भला क्या खतरा हो सकता है। वहीं ब्लैक पैंथर का हेडक्वार्टर था, जहां सभी काम किया करते थे। ऑफिस में फ्रेड देबोरा को देखता है। देबोरा ने पेपर में ऐड देखा था कि ऑफिस में एक स्पीच राइटर की पोजीशन खाली है, तो वो यहाँ चली आई। फ्रेड भी देबोरा के विचारों को काफ़ी पसंद करता था। अब फ्रेड की नज़र भी बिल पर पड़ने लगी थी, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से लेक्चर्स अटेंड कर रहा था। लेक्चर्स में मिसबिहेव करने पर एज अ पनिशमेंट फ्रेड उसे 20 पुशअप्स मारने को कहता है। शाम वो रॉय के पास जाता है। जैसा कि हर दिन की खबर देने उसे रॉय के पास जाना होता था। वो कहता है कि ब्लैक पैंथर कोई टेररिस्ट नहीं है, वो सभी को बस लेक्चर्स देता है। भला इससे किसी को क्या खतरा है? तुम सब खामखा अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। पर इतने दिन हो गए, वो अभी तक फ्रेड के करीब नहीं पहुंचा। रॉय उससे पूछता है कि फ्रेड के करीब जाने के लिए उसे क्या चाहिए। बिल कहता है कि उसे एक कार चाहिए, क्योंकि ब्लैक पैंथर्स को कार की ज़्यादा ज़रूरत है। रॉय उसे एक कार दे देता है। अब बिल फ्रेड और उसके साथियों को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करने लगा था। उस रात फ्रेड अपनी साथियों के साथ क्राउन्स क्लब जाता है। फ्रेड चाहता था कि क्राउन्स ग्रुप उसके साथ मिलकर काम करे। ये वही क्लब था जहाँ से बिल ने शुरुआत में कार चोरी की थी। वो डरने लगा था कि कहीं अगर यहाँ किसी ने उसे पहचान लिया तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। पर वहाँ क्राउन मेंबर उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है और फ्रेड अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। पर वहाँ बिल को कोई नहीं पहचानता। फ्रेड बिल से काफ़ी इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि क्लब में बिल फ्रेड के लिए क्राउन से लड़ गया था। यहाँ पर उसने फ्रेड का भरोसा जीत लिया था और साथ ही साथ FBI एजेंट रॉय का भी। रॉय को भी यकीन हो गया था कि बिल पूरी तरह से उसके लिए काम करता है। रॉय ने उसे घर इनवाइट किया था, उसे महंगी शराब पिलाता और उसे कुछ पैसे भी देता, जिससे बिल भी काफ़ी खुश था। पर अभी तक बिल उसे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था जिसके बल पे वो ब्लैक पैंथर पार्टी पर कोई एक्शन ले सके। बिल को अब बस पैसे का नशा था। दूसरे दिन फ्रेड सभी को लेकर क्राउन हेडक्वार्टर जाता है, जो कि शिकागो में ही था। वहाँ हर तरफ हथियारों के साथ क्राउन सोल्जर्स खड़े थे। फ्रेड चाहता था अगर क्राउन गैंग का सपोर्ट मिल जाए तो उनका मूवमेंट और तेज हो सकता है। बिल डर रहा था कि यहाँ उसे कोई पहचान न ले। वहाँ फ्रेड क्राउन के लीडर से मिलता है, उसका नाम रॉड कॉलिंस था। फ्रेड वहाँ अपनी बात रखता है कि वो साथ मिलकर शिकागो में काफ़ी ब्लैक लोगों की मदद कर सकते हैं। रॉड को उसकी बात ठीक भी लगती है, पर उस वक्त वो कोई जवाब नहीं देता। वहाँ एक शख्स बिल को पहचान जाता है, जिसकी गाड़ी उस दिन बिल ने क्लब के बाहर से चुराई थी। पर रॉड उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। पर फ्रेड और उसके साथी समझ जाते हैं कि बिल एक चोर है या कोई खतरा भी हो सकता है और उसने उनसे काफ़ी कुछ छुपाया है। उस क्राउन मेंबर ने किसी फेक FBI बैच का भी जिक्र किया था, जिससे फ्रेड का शक उस पर और गहरा हो जाता है। वहाँ से निकलने के बाद फ्रेड दूसरी गाड़ी में चला जाता है, क्योंकि अब उनकी प्राइवेसी को खतरा था। यहाँ बिल की गाड़ी में जूडी बैठ जाती है, जो कि ब्लैक पैंथर मेंबर है और फ्रेड की सबसे खास भी। वो बिल पर गन पॉइंट करती है। बिल की सांसें रुक जाती हैं। उसे लगता है आज उसका आखिरी दिन है। बिल कहता है वो बस एक मामूली सा चोर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और बैच की बात बिल्कुल झूठ है। किसी तरह से वो जूडी को अपनी बात पर यकीन दिलाता है और बच जाता है। यहाँ फ्रेड और देबोरा भी अब एक दूसरे के करीब आने लगे थे, क्योंकि दोनों के विचार एक दूसरे से काफ़ी मिलते थे। दूसरे दिन फ्रेड यंग पैट्रियट्स ऑर्गेनाइजेशन से जाकर मिलता है। ये ऑर्गेनाइजेशन वाइट साउथर्न अमेरिकन्स के लिए बनाया गया था, जो पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन के लिए लड़ रहे थे। उनकी एक ही विचारधारा थी, रेसिज्म और कैपिटलिज्म को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। फ्रेड भी उन्हें ब्लैक पैंथर पार्टी से जोड़ अपनी ताकत और बढ़ाना चाहता था। फ्रेड का मानना था कि अमेरिका में उन्हें सालों तक गुलाम बना के रखा गया और वाइट लोगों ने उन पर जुल्म भी किए, पर अमेरिका में उनके साथ कई अच्छी घटनाएं भी घटी। फ्रेड का नज़रिया बिल्कुल अलग था। वो किसी भी चीज़ को दोनों पहलू से देखता था। उन दोनों पार्टी का एक ही उद्देश्य था,
रेसिज्म को अमेरिका से जड़ से उखाड़ के फेंक देना। वहाँ से वो यंग लॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है। फ्रेड सभी को ब्लैक पैंथर पार्टी से जोड़ रहा था। यहाँ हम देखते हैं बिल इस सब की जानकारी रॉय को देता है, जो कि काफ़ी अहम जानकारी थी। रॉय उसे शहर के सबसे महंगे बार में ले जाता, महंगी डिशेस और महंगी शराब पिलाता। रॉय को पता चल जाता है अगर फ्रेड ने सभी ऑर्गेनाइजेशन से खुद को जोड़ लिया तो एक बड़ा आंदोलन हो सकता है जिसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरे दिन हम सड़कों पर फ्रेड को स्पीच देते हुए देखते हैं। फ्रेड कहता है ब्लैक पैंथर, यंग लॉर्ड और यंग पैट्रियट्स मिलकर एक नई मुहिम चलाने जा रहे हैं जो ब्लैक रेवोल्यूशन में एक नई दिशा देगी। वहाँ दोनों पार्टी के लीडर भी थे, वहाँ वो भी स्पीचेस देते हैं। उन्हें भरोसा है कि इस आंदोलन से वो कैपिटलिज्म और रेसिज्म को जड़ से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद FBI और शिकागो पुलिस काफ़ी गुस्से में आ गई थी। FBI ऑफिसर कहता है कि कोई भी चार्जेस लगाओ, पर उसे फ्रेड सलाखों के पीछे चाहिए। पर फ्रेड के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं थे। आखिरी में फ्रेड को वो जेल भेज देते हैं। उस पर चार्जेस लगाए जाते हैं कि उसने $71 की आइसक्रीम बार चुराई थी। हाँ, पर उसने ये आइसक्रीम ब्लैक बच्चों में बांटने के लिए चुराई थी। पर इन चार्जेस से वो फ्रेड को कुछ महीने ही जेल में रख पाएंगे, पर तब तक FBI और शिकागो पुलिस कोई हल निकाल लेगी। फ्रेड के जेल जाने से ब्लैक पैंथर पार्टी पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। लोगों की मेंबरशिप भी रुक गई थी। जो डोनेशंस आते थे वो भी कम हो गई थी, क्योंकि फ्रेड के बिना ब्लैक पैंथर का कोई वजूद नहीं। रश ने बिल को ब्लैक पैंथर का सिक्योरिटी कैप्टन बना दिया। रश ब्लैक पैंथर का को फाउंडर था, तो फ्रेड के जाने के बाद सब वही हैंडल कर रहा था। दूसरे दिन जब बिल ब्लैक पैंथर के ठिकाने पे जाता है तो वहाँ एक शख्स था, वो भी ब्लैक पैंथर का मेंबर है। उसका नाम जॉर्ज सैम था। वो बताता है कि वो यहाँ एक शख्स की हत्या करके आ रहा है जो कि FBI का खबरी था, और उसने ब्लैक पैंथर के कई इन्फॉर्मेशन FBI को दी थी। उसने मार के उसे नदी में फेंक दिया। उसका नाम एलेक्स रेक्सीले था जिसकी हत्या की गई। ये सुन बिल का गला सूख जाता है कि उसकी सच्चाई अगर किसी को पता चल गई तो वो उसकी भी हत्या कर देंगे। दूसरे दिन बिल काफ़ी गुस्से में रॉय से मिलता है क्योंकि वो बुरी तरह से डर गया था। रॉय बताता है कि उसके सुपीरियर्स बस जानते हैं कि कोई खबरी भीतर है, पर वो बिल की आइडेंटिटी नहीं जानते। सिर्फ रॉय बिल को जानता है। बिल उसे सारी बात बताता है कि न्यू हेवन में जॉर्ज सैम ने एलेक्स रेक्सीले को टॉर्चर करके उसकी हत्या कर दी, जो कि FBI इन्फॉर्मेंट था। वो बस इतना ही जानता है, और जॉर्ज सैम ब्लैक पैंथर ऑफिस में छुपा है। रॉय कहता है जॉर्ज सैम को पकड़ने के लिए पुलिस वहाँ रेड करेगी। ये सुन बिल काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। यहाँ रॉय अपने ऑफिसर के पास ये बात बताने आता है कि जॉर्ज सैम कहाँ छिपा है, पर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉर्ज सैम ही FBI इन्फॉर्मेंट है, एलेक्स रेक्सीले नहीं था। पर एलेक्स को जॉर्ज के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उसने एलेक्स को ठिकाने लगा दिया। रॉय काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है। रॉय पूछता है वो FBI का इन्फॉर्मेंट है तो क्या हम उसे मर्डर के लिए ऐसे ही जाने देंगे, हम उसे अरेस्ट नहीं करेंगे। पर उसका सुपीरियर कहता है यहाँ सब चलता है। रॉय को समझ आ जाता है कि सिस्टम कितना करप्ट है। यहाँ FBI ब्लैक पैंथर के ऑफिस में रेड करती है, पर जॉर्ज सैम तो वहाँ था ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद FBI इन्फॉर्मेंट है। जॉर्ज तो एक बहाना था। FBI बस ब्लैक पैंथर के ऑफिस में तोड़फोड़ करना चाहती थी। जिम्मी को शक होता है कहीं बिल FBI इन्फॉर्मेंट तो नहीं, और दोनों में बहस हो जाती है। पर रश सारी सिचुएशन को संभाल लेता है, और यहाँ बिल एक बार फिर से बच जाता है। फ्रेड के जेल जाने से देबोरा भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। जेल में वो देबोरा को लेटर लिखता है, पर किसी तरह से पुलिस को इस बारे में पता चल जाता है और वो उसे जेल में काफ़ी मारते हैं। पर उसने लेटर पहले ही भेज दिया था। उस एनवेलप को देख देबोरा काफ़ी खुश होती है, पर एनवेलप में लेटर नहीं था। लेटर रॉय के पास पहुंच चुका था। ये काम बिल ने किया था। उस लेटर में काफ़ी बातों का जिक्र था। जो फ्रेड के भीतर क्रांति की आग जल रही थी वो अभी तक ठंडी नहीं पड़ी थी, अब वो आग और बड़ी हो चुकी थी। यहाँ हम रात में देखते हैं पुलिस एक स्टोर में कुछ ब्लैक लोगों को परेशान कर रही थी। जिम्मी भी वहीं था। वो ऑफिसर को शूट कर देता है और इसी दौरान जिम्मी भी घायल हो गया था। दूसरे दिन हॉस्पिटल में उससे मिलने जेक जाता है, पर उसे जिम्मी से मिलने नहीं दिया जाता। यहाँ अब पुलिस को ब्लैक पैंथर के खिलाफ एक्शन लेने का बहाना मिल गया था। दूसरे दिन पुलिस पैंथर के ऑफिस के बाहर आती है और सभी को सरेंडर करने को कहती है। ऑफिस में जूडी और देबोरा थी और वहाँ बिल भी था। यहाँ हमें पता चलता है देबोरा प्रेग्नेंट है।
वो फ्रेड के जेल जाते वक्त ही प्रेग्नेंट थी, पर फ्रेड को उसने बताया नहीं था। जूडी उसे बाहर निकल जाने को कहती है। डेबोरा बाहर चली जाती है। फिर पुलिस और पैंथर्स के बीच मुठभेड़ शुरू हो जाती है। बिल कहता है वो रूफ पर से उन पर अटैक करेगा। वो बहाना बनाकर पीछे के रास्ते से वहाँ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जूडी के पास भी बुलेट ख़त्म हो जाती है और वो पुलिस को सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद पुलिस पैंथर ऑफिस को भीतर से डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरे दिन जेल में फ्रेड को कोई न्यूज़पेपर देता है जिसमें लिखा था कल टेररिस्ट के ऑफिस को पुलिस ने ब्लास्ट कर दिया। ये सुन फ्रेड इमोशनल हो जाता है कि उसने कितनी मेहनत से उसे बनाया था। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि उसने कभी किसी गलत का साथ नहीं दिया था। दूसरे दिन बिल रॉय को फ़ोन पर काफ़ी सुनाता है कि कल पैंथर ऑफिस में उसकी जान जा सकती थी। अब वो ये काम छोड़ रहा है क्योंकि फ्रेड भी जेल में है, तो उसने अपना काम पूरा कर दिया। पर रॉय कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो उसे ढूंढ निकालेगा। बिल गुस्से में फ़ोन रख देता है क्योंकि अब वो इस खेल में पूरी तरह से फंस चुका था। यहाँ भी मौत और वहाँ भी। ऑफिस पूरी तरह से जल चुका था। रश और बिल वहाँ आते हैं। बिल कहता है उन्हें इस ब्लैक पैंथर मूवमेंट को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, पर रश इसके लिए राज़ी नहीं था। वो कहता है ऑफिस टूटा है पर हमारी हिम्मत नहीं, हम इसे फिर से रीबिल्ड करेंगे। क्योंकि फ्रेड जेल से जल्द ही बाहर आ रहा है, सभी काम पर लग जाते हैं और बिल भी उनका काम में साथ दे रहा था। दूसरे दिन FBI ऑफिस में रॉय को उसका सुपीरियर ऑफिसर बुलाता है। वहाँ उसका सुपीरियर उसके काम से खुश नहीं था क्योंकि रॉय के काम में उसे कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। वो रॉय पे प्रेशर डालता है कि उसे जल्दी ही कुछ करना होगा वरना हम इस खेल में हार जाएंगे। दूसरे दिन हम देखते हैं फ्रेड जेल से छूट गया है। वहाँ डेबोरा को प्रेग्नेंट देख वो इमोशनल हो जाता है। बिल उसे वहाँ लेने आया था। फ्रेड सबसे मिल खुश होता है। इतने महीने बाद भी वही जोश वही जज्बा था। वो अपने हेडक्वार्टर जाता है और सब कुछ ठीक पाता है। उसने उम्मीद नहीं की थी। फ्रेड को ये देख काफ़ी खुशी होती है। रश बताता है इस ऑफिस को रीबिल्ड करने में हर किसी ने डोनेट किया, द पुशर्स, द ग्रैनीज और क्राउन्स ने। रश वहाँ बिल की तारीफ़ करता है कि बिल ने भी इसमें काफ़ी मेहनत किया। फ्रेड उसे दिल से धन्यवाद देता है। इस बात से कहीं न कहीं बिल खुद की नज़रों में गिरा हुआ महसूस कर रहा था। वहाँ सभी फ्रेड से मिलने आते हैं। रात उसके आने का जश्न भी रखा जाता है। तभी डॉग को एक कॉल आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिम्मी की हॉस्पिटल में मौत हो गई है और ये खबर फ्रेड को दी जाती है। पर सबको पता था, वो अभी तक तो ठीक था। यहाँ सभी को पता चल चुका था कि पुलिस ने उसकी हत्या कर दी और इस बात का सबसे ज़्यादा बुरा जेक को लगता है क्योंकि वो जिम्मी के काफ़ी करीब था और वो हॉस्पिटल में उससे मिलने भी गया था, पर उसे मिलने नहीं दिया गया। जेक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिम्मी पामर की मौत पर दूसरे दिन फ्रेड हॉल में एक स्पीच देता है कि अब ये क्रांति यहीं नहीं रुकेगी। फ्रेड कहता है वो क्रांतिकारी की हत्या कर सकते हैं पर क्रांति की नहीं, और फ्रेड को कोई दुख नहीं अगर उसे कल कुछ हो भी गया तो, क्योंकि वो जी रहा है बस अपने लोगों के लिए और मरेगा भी अपने लोगों के लिए। वहाँ खड़े बिल की आंखें नम हो जाती है कि वो किस तरह से फ्रेड को धोखा दे रहा है जो कि उसके अपने ही लोग हैं। वहाँ रॉय भी मौजूद था जिसकी नज़र बिल पर थी। उसे डर था कहीं बिल अपने मिशन से भटक न जाए। डेबोरा को भी चिंता थी उनके आने वाले कल को लेकर। वो भीड़ को देखती है जिसके लिए फ्रेड ये लड़ाई लड़ रहा है। क्या ये भीड़ फ्रेड का भी उतना ही साथ देगी या नहीं? कई सवाल खड़े थे पर जवाब एक का भी नहीं। रात जेक उस हॉस्पिटल कर्मचारी के घर के बाहर जाता है जहां जिम्मी एडमिट था। वो बस जानना चाहता था कि पुलिस उसे कहां उठाकर ले गई और उसकी हत्या की गई, पर वो कुछ भी नहीं बताता है और जिम्मी की खबर पुलिस को कॉल करके दे देता है। यहाँ पुलिस और जिम्मी के बीच मुठभेड़ शुरू हो जाती है और अंत में वो मारा जाता है। यहाँ रात डेबोरा और फ्रेड साथ बैठे थे। डेबोरा को आने वाले कल की चिंता अपने आने वाले बच्चे को लेकर। फ्रेड बताता है कि वो आने वाले कल में सुधार लाने के लिए ही ये फाइट कर रहा है, वरना उसके बच्चे को भी यही सफ़र करना होगा जो उन्होंने किया। डेबोरा को भी फ्रेड पर पूरा भरोसा था। जेक की मौत की खबर सुन फ्रेड जेक के घर उसकी माँ से मिलता है और वहाँ अपना दुख व्यक्त करता है, पर उसकी माँ जेक की बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो जिस रास्ते पर है उसमें ये दिन तो आना ही था, पर वो जेक को लेकर काफ़ी दुखी हो जाती है। दूसरे दिन बिल, रश और फ्रेड दोनों को मिलने बुलाता है। बिल अपने गाड़ी की ट्रंक में बॉम्ब भर के ले आया था। वो कहता है इतना बॉम्ब सिटी हॉल को ब्लास्ट करने में काफ़ी है।
रश और फ्रेड उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि वो ऐसा करने की सोच भी कैसे सकता है। वो एक क्रांतिकारी है, कोई टेररिस्ट नहीं है। बिल ने मन में सोच लिया था कि वो फ्रेड को और धोखा नहीं दे सकता। उसे ये बात भीतर से खाई जा रही थी, पर वो किसी को बता नहीं सकता। दोनों बिल पर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं, पर बिल को रियलाइज़ भी होता है कि उसने गलत किया और वो अपने शर्ट में लगे डिवाइस को निकाल फेंक देता है। शायद ये फ्रेड को फंसाने की FBI की कोई चाल थी, पर अब बिल FBI के लिए और काम नहीं करना चाहता। दूसरे दिन FBI डायरेक्टर एजर हूवर का कॉल आता है। वहाँ रॉय भी मौजूद था। यहाँ हमें पता चलता है कि शहर में काफ़ी वायलेंस बढ़ रहा था और ब्लैक पैंथर पार्टी का नाम उभर के आ रहा था, इसलिए चार्जेस लगाकर पुलिस फ्रेड को अरेस्ट करने वाली है। एक तरह से FBI के लिए गुड न्यूज़ थी, पर FBI डायरेक्टर एजर हूवर का कहना था कि अगर इस बार फ्रेड जेल गया तो वो लोगों की नज़र में हीरो बन जाएगा, हुए न्यूटन की तरह। फ्रेड को कल अरेस्ट किया जाए, इससे पहले उसे ठिकाने लगा दो। उसने फ्रेड को मारने का ऑर्डर दे दिया। जेल एक टेम्पररी सोल्यूशन है, पर मौत एक परमानेंट सोल्यूशन है। ये सुन रॉय काफ़ी शॉक होता है। रात फ्रेड काफ़ी परेशान बैठा था। डेबोरा के पूछने पर वो उसे न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें एमेट टिल की न्यूज़ छपी थी। एमेट टिल की हत्या में कोर्ट ने 2 दोषियों को बरी कर दिया था। फ्रेड बताता है उसकी माँ एमेट की बेबी सिटिंग किया करती थी। बचपन से फ्रेड भी शिकागो में ही रहा है। दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। आने वाला कल न जाने उनके लिए क्या लेके आने वाला है। रात रॉय बिल को मिलने के लिए एक बार में बुलाता है। रॉय उसे पेपर पर फ्रेड के अपार्टमेंट का ब्लूप्रिंट ड्रॉ करने को कहता है। बिल समझ जाता है कि वो फ्रेड की हत्या करने वाले हैं। बिल कहता है वैसे भी फ्रेड कल जेल जा रहा है। वो प्रिंट ड्रॉ करने से मना करता है। रॉय बताता है उसने बिल की आंखों में फ्रेड के लिए वफादारी देखी है, पर अगर फ्रेड को उसकी सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा। वो बिल को धमकी देता है कि वो उसे मरवा देगा और उसकी मौत इतनी दर्दनाक होगी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। बिल की आंखें नम हो जाती हैं और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। अब वो इस खेल में पूरी तरह से फंस चुका था। पीछे लौटने का रास्ता नहीं, और वो उसे ब्लूप्रिंट ड्रॉ करके देता है। उसके बाद वो बार काउंटर पर बैठ खूब शराब पीता है। उसके पास एक काला शख्स आता है। वो शख्स वहाँ रॉय मिशेल का नाम लेता है जिसके लिए बिल काम करता है। बिल ये सुन काफ़ी चौंक जाता है कि ये शख्स कैसे जानता है। बिल समझ जाता है कि ये वो मकड़ी का जाला है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकता, पर जब तक कि FBI खुद न चाहे। वो शख्स उसे एक नशे का पाउडर देता है और कहता है आज रात इसे फ्रेड की ड्रिंक में मिला देना, जिससे वो गहरी नींद में चला जाएगा। बिल मना करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, पर वो शख्स वहाँ से जाने लगता है। वो बताता है कि मैंने अपना काम पूरा किया, अब आगे तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिल बाहर जाकर उस शख्स को पकड़ता है। जब वो उस शख्स से उसका नाम पूछता है तो वो शख्स उसे बिल की फेक FBI बैच थमा देता है। ये देख बिल और डर जाता है कि एक षड्यंत्र कितना बड़ा है। यहाँ कौन किसके लिए काम कर रहा है उसे खुद को नहीं पता। उस जैसे न जाने कितने ब्लैक शिकागो में FBI इन्फॉर्मेंट है। ये उसकी गलतफहमी थी कि वो एक अकेला FBI इन्फॉर्मेंट है। वहाँ से वो फ्रेड के अपार्टमेंट आता है जहाँ सब बैठे थे। वहाँ क्राउन्स का हेड रॉड कॉलिन्स भी था। उसने काफ़ी पैसे फ्रेड को दिए थे ताकि वो आज रात ही अपनी वाइफ को लेकर ये देश छोड़कर चला जाए, पर फ्रेड नहीं जाना चाहता क्योंकि ये एक भगोड़ापन होगा और ये पार्टी उसने अपने लिए नहीं लोगों के लिए खड़ी की थी। उसका सपना था कि वो ब्लैक लोगों के लिए एक हॉस्पिटल खोले जहाँ लोगों का मुफ्त इलाज हो, और ये पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं। वो डॉग को ये जिम्मेदारी सौंपता है और वो पैसे उसे दे देता है। जेल जाने के बाद वो उसके इस सपने को पूरा करेगा। फ्रेड हॉस्पिटल का नाम जेक विंटर्स रखने को कहता है। पास खड़ा बिल काफ़ी इमोशनल हो जाता है फ्रेड की बातें सुनकर, क्योंकि आज रात फ्रेड की आखिरी रात होने वाली थी। वो फ्रेड के पास जाता है और उसे ड्रिंक देता है। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उसने अपना काम कर दिया था। रात जब सब अपार्टमेंट में सो रहे होते हैं तो वहाँ कुछ लोगों को दरवाजे के नीचे से परछाई दिखती है। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक पुलिस उन्हें शूट कर देती है और वो फ्रेड के कमरे की तरफ बढ़ते हैं, पर फ्रेड गहरी नींद में जा चुका था। डेबोरा उसे उठाने की काफ़ी कोशिश करती है, पर फ्रेड नहीं उठता। वो डेबोरा को घसीट कमरे से बाहर निकाल देते हैं। डेबोरा की सोचने समझने की शक्ति बंद हो चुकी थी। वो फ्रेड को नींद में ही शूट कर देते हैं। गोली फ्रेड की गर्दन पे लगी थी। वो बच सकता था, इसलिए वो उसे 2 बार और शूट करते हैं। इस तरह से FBI और शिकागो पुलिस ने मिलकर एक निहत्थे आदमी को मौत की नींद सुला दिया।
फ्रेड ने अपने जीवन में कभी हथियार नहीं उठाया था क्योंकि फ्रेड के विचार किसी बुलेट से ज़्यादा असर करते थे। दूसरे दिन बिल रॉय को मिलने बुलाता है। वो उसे कुछ पैसे और एक गैस स्टेशन की चाबी देता है जो कि मेवुड में था। वो गैस स्टेशन रॉय ने उसे दे दिया था और वहाँ जाकर बिल अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकता है। रॉय बताता है इस काम में अच्छे पैसे हैं और ईमानदारी के पैसे। बिल इमोशनल हो जाता है कि उसने किसी के भरोसे की हत्या कर ये पाया है। रॉय पूछता है कि पैंथर्स की और कोई खबर है। बिल कहता है फ्रेड मारा गया और अब वो किसी पैंथर को नहीं जानता। पर बिल समझ जाता है वो आगे भी उसे FBI इन्फॉर्मेंट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, जब फ्रेड हैम्पटन की हत्या की तो फ्रेड की उम्र सिर्फ 21 साल थी। जिस रात फ्रेड की हत्या की गई उस रात हैरोल्ड बेल ने बताया, जो ब्लैक पैंथर मेंबर था, भीतर उसने 2 ऑफिसर्स को बात करते हुए सुना जो फ्रेड के कमरे में थे। पहले ऑफिसर ने कहा, यही है फ्रेड हैम्पटन, क्या ये मर चुका है? इसे बाहर ले आओ। दूसरे ने कहा, नहीं, ये जिंदा है और ये बच सकता है। और हैरोल्ड ने भीतर से 2 गन शॉट सुने। वो दोनों शॉट पॉइंट ब्लैंक से फायर किए गए थे हैम्पटन के सर में। उसके बाद उस ऑफिसर ने कहा, ही इज़ गुड एंड डेड नाउ। उसके बाद हैम्पटन की बॉडी को बेडरूम से घसीटते हुए ले जाकर दरवाजे के पास छोड़ दिया गया। सारा शरीर खून से सन गया था। इस फिल्म में बिल का नाम चेंज किया गया है। बिल का असली नाम विलियम ओ'नील है। बिल 1970 तक ब्लैक पैंथर पार्टी का एक्टिव मेंबर रहा और FBI का इन्फॉर्मेंट भी। 1970 तक उसने आज के हिसाब से देखा जाए तो $2 लाख की कमाई की थी। 1989 में उसने अपना पहला ऑन स्क्रीन इंटरव्यू दिया एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के लिए जिसका नाम था आइज़ ऑन द प्राइज़ 2। बिल का वो एक लौता इंटरव्यू है। 15 जनवरी 1990 को PBS पर उस डॉक्यूमेंट्री को प्रीमियर किया गया, मार्टिन लूथर किंग डे के दिन। उसी दिन शाम को बिल ने सुसाइड कर लिया। अब ये नहीं पता कि उसने सुसाइड किया कि उसकी हत्या कर दी गई। ये राज भी बिल के साथ ही चला गया क्योंकि उसे FBI के सारे राज पता थे और वो बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता था। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पर काफ़ी सवाल खड़े हो जाते। रेड के दौरान पुलिस ने 99 शॉट फायर किए थे और ब्लैक पैंथर्स की तरह से सिर्फ 1 शॉट फायर किया गया था। ब्लैक पैंथर मेंबर मार्क क्लार्क की मां ने FBI पर षड्यंत्र रचने के लिए $47.7 मिलियन का लॉसूट फाइल किया। उस रात मार्क क्लार्क भी उस रेड में मारा गया था। 12 साल बाद इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते केस $1.85 मिलियन में सेटल हुआ। अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा चलने वाला सिविल ट्रायल था। फ्रेड के मरने के 25 दिन बाद डेबोरा ने एक बच्चे को जन्म दिया। डेबोरा 1978 तक ब्लैक पैंथर पार्टी की एक्टिव मेंबर थी। 1978 में पार्टी को डिसॉल्व कर दिया गया। फ्रेड हैम्पटन की हत्या करने का एक मुख्य कारण ये भी था कि सरकार को डर था कि कहीं आगे जाकर फ्रेड की ब्लैक पैंथर्स पार्टी अपने पॉलिटिकल एम्स में कामयाब ना हो जाए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।